क्या आप जानते हैं पेरेंटल थेरेपी क्या होती है और इसमें कौन कौन से फ्लूइड यूज किए जाते हैं, उन फ्लूइड्स के कितने प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, आज हम बात करते हैं पेरेंटल थेरेपी की, इसमें यूज होने वाले फ्लूइड्स के बारे में और वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। हेलो एवरीवन, मैं मनोज वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क पर। आज हम इस चैनल पर बात करेंगे पेरेंटल थेरेपी की। इस चैनल पर हमने इससे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जिस भी बच्चे ने कोई टॉपिक नहीं देखा है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे हर वीडियो की लिंक है, वहां से उस लिंक को उठाए और अपने जो उसका टॉपिक छूटा उसको देखे। तो आज हम बात करते हैं पेरेंटल थेरेपी की। पेरेंटल थेरेपी क्या होती है? जो पेरेंटल थेरेपी होती है वो दूसरे नाम से भी जानी जाती है, जैसे आईवी थेरेपी। किस नाम से जानी जाती है? आईवी थेरेपी। यानी कि ऐसी थेरेपी जो किसके थ्रू, किस रूट के थ्रू दी जाए? इंट्रावीनस रूट के थ्रू दी जाए। इंट्रावीनस रूट यानी कि जिसमें हम किसको एक्सेस करेंगे? वेन्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है। अब इसके पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेरेंटल थेरेपी या फिर आईवी थेरेपी? तो पहला पर्पस क्या होता है कि टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। कि आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को क्या दे रहे हो? पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा पर्पस क्या है? टू रिप्लेस वाटर एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? टू रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो दोनों में बहुत फर्क है। पहले में हम प्रोवाइड कर रहे थे, हम दे रहे थे, लेकिन दूसरे में क्या कर रहे हैं? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि पहली वाली चीज कम थी या ज्यादा थी या जो भी चीज थी उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसी की जगह पे दूसरी चीज डाल रहे हैं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइड एंड रिप्लेसिंग। नेक्स्ट, थर्ड, टू प्रोवाइड। थर्ड पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड ब्लड प्रोडक्ट्स। कोई ब्लड प्रोडक्ट हमें देना है तो हम किसके थ्रू देंगे? आईवी थेरेपी को देंगे, आईवी रूट के थ्रू देंगे। और एंड मेडिकेशंस। एंड मेडिकेशंस, ये तीन मेन पर्पस हैं आईवी थेरेपी के। पहला पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इंडिविजुअल को पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट को प्रोवाइड करवाना। दूसरा, उनका रिप्लेस करवाना, कि भाई पहले थे, कम हो गए हैं, तो अब हमने क्या कर, रिप्लेस करवा के वापस से नॉर्मल स्टेज पे लेके आना। सेकंड पर्पस वो हो गया। थर्ड पर्पस, टू प्रोवाइड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स में आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, पीआरबीसी देते हो, प्लेटलेट्स देते हो, ये सब किस में आते हैं? ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, मेडिकेशन। आपको मेडिकेशन देने किसके थ्रू देते हैं? आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ आईवी सॉल्यूशंस, कि अब इस पेरेंटल थेरेपी में, इस थेरेपी में हम कौन कौन से तरह के फ्लूइड्स को यूज करते हैं उनका हम देखते हैं। तो व्हाट द टाइप ऑफ आईवी सॉल्यूशंस? जो आपके आईवी सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स। पहला, आइसोटोनिक फ्लूइड। सेकंड वन इज हाइपोटोनिक फ्लूइड। एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक फ्लूइड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने ये फ्लूइड्स, तीन तरह के फ्लूइड्स तो पढ़ लिए। अब ये कह रहा है कि हाउ दो दे नोन एज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये कह रहा है कि मैं कैसे कहूंगा कि मेरा जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक है या फिर वो हाइपोटोनिक है या फिर वो हाइपरटोनिक है। तो क्या कह रहा है कि जब आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, यानी कि किसी भी फ्लूइड के एनायन प्लस कैटायन, इनको जब हम सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू निर्धारित करेगी कि कौन सा फ्लूइड आइसोटोनिक है, कौन सा फ्लूइड हाइपोटोनिक है और कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक की, किसकी? आइसोटोनिक की। कि आइसोटोनिक फ्लूइड कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि हाँ ये वाला जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक है? तो जब इसका टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट
इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली कितना हो 310 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपके किसी फ्लूइड के एनायन और कैटायन के को जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 310 या उसके नियर बाई आ रही है, तो वो फ्लूइड कैसा कहलाया जाएगा, आइसोटोनिक फ्लूइड कहलाया जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइपरटोनिक की, कि हाइपर मैं कैसे किसी फ्लूइड को हाइपोटोनिक कहूंगा, पहले हाइपोटोनिक को देख लेते हैं। जब उस फ्लूइड का टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट इज इक्वल टू 250 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मेरे पास ऐसा फ्लूइड है जिसका टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट यानी कि एनायन और कैटायन को जोड़ने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 250 आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। वैसे ही लास्ट हमारा ऑप्शन फ्लूइड कौन सा है, हाइपरटोनिक फ्लूइड। ठीक है, तो वही है, टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट इज इक्वल टू 375 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसका जो एनायन और कैटायन को जोड़ने का टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट वो कितना आ रहा है, 375, उससे ऊपर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन से हैं, वो हैं जिनका इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट 310 के आसपास है। ठीक है, तो अब एक बार इनके बारे में भी और देख लेते हैं कि बेसिकली ये हैं क्या, मैं कैसे हम आइसोटोनिक को जानेंगे, कैसा उसको, चलो अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट उस पर डिस्कस कर लेते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स। अब आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते कौन है, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, सेम या फिर इक्वल। ठीक है, और टॉनिक ये दिखाता है टोनिसिटी को, किसको दर्शा रहा है, टोनिसिटी। यानी कि अगर मैं बेसिकली बात करूं कि आइसोटोनिक क्या है, तो मैं इसमें देखूंगा कि जो मेरे, अब देखो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम कई बार सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो चीजें होती हैं जो उसमें सॉलिड मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे मान के चलो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आयंस हो गए, ये सब क्या है, सॉल्यूट्स हैं। सॉल्वेंट वाटर, जो लिक्विड कंटेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर यानी सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आइसोटोनिक क्या है, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बराबर हो, किसके किसके बराबर में, सॉल्वेंट के बराबर में, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सेम है, सेम अमाउंट में है जितना क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो। ठीक है, अब जो आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं, देखो आप क्या देख रहे हो कि हमारे आइसोटोनिक जो फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्यूट भी इक्वल है, सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये ज्यादा वेरिएशंस नहीं लाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी एक और खूबी की बात करूं कि हाँ भाई, एक अच्छी खूबी क्या है आइसोटोनिक की, तो वो क्या है कि ये जो हमारे अंदर जितने भी सेल हैं, ठीक है, सेल के ऊपर ना तो स्वेलिंग का इफेक्ट डालता है ये फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड, ना ही उसकी श्रिंकेज करवाता है। ठीक है, ना तो सेल को स्वेल करवाएगा, फुलाएगा, ना ही उसको श्रिंक करवाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये हमारा जो आइसोटोनिक है वो कैसा है, उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल है, तो इसका जो मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट वो कहां चला जाता है, ईसीएफ में चला जाता है। कहां पे, ईसीएफ, ईसीएफ माने तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि अगर इस फ्लूइड को, इस आइसोटोनिक फ्लूइड को मैं कहां दे रहा हूं, आईवी दे रहा हूं, तो वेन के अंदर दे रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो फ्लूइड है ना ये ज्यादातर ब्लड के अंदर नहीं रुकेगा, ये कहां चला जाएगा, ईसीएफ में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब ऐसा फ्लूइड जो कहां पे ज्यादा देर तक ब्लड के अंदर नहीं रुक रहा है, तो उससे कोई ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि देखो ब्लड, अगर फ्लूइड, कोई फ्लूइड ब्लड के अंदर लंबे समय तक रुक रहा है, वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो क्या करवा देगा, हाइपरटेंशन करवा देगा, हाइपरवोलेमिया करवा देगा, सिम्टम्स आने शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड कैसा है कि वो ज्यादातर देर ब्लड में नहीं रुकता, कहां शिफ्ट हो जाता है, ईसीएफ में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,
इसलिए ये क्या नहीं करता है, सेल की ना तो स्वेलिंग करवाता है ना ही श्रिंकेज करवाता है, ठीक है। अगर और मैं बात करूं कि आइसोटोनिक जो फ्लूइड है, अगर मैं कितना दे रहा हूं, अब इसकी बात कर लेते हैं कि भाई एक फ्लूइड के अंदर जब अगर मैं फ्लूइड रिप्लेस दे रहा हूं, किसी पेशेंट को दे रहा हूं, तो मेरा जो 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड होगा, 1 मिनट, अगर मेरा आइसोटोनिक है उसको मैं 1 लीटर दे रहा हूँ किसी इंडिविजुअल को, तो उसके अंदर जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो कितना बढ़ेगा। तो जब आप किसी पेशेंट को 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देते हो, तो उसके अंदर 1 लीटर ही ECF बढ़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1 लीटर बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मैं पेशेंट को दे रहा हूं 1 लीटर, तो मुझे ये जानना है कि 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देने से प्लाज्मा कितना बढ़ेगा, प्लाज्मा, या फिर मैं बोलूं ब्लड के अंदर कितना इंक्रीजमेंट आएगा, कितना बदलाव आएगा, ठीक है। तो जब आप 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देते हो, तो उससे 0.25 ml, ठीक है, सॉरी ml नहीं, 0.25 लीटर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या कह रहा है वो कि भाई आप 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड दो, वो ब्लड के अंदर कितना रोकेगा, 0.25 लीटर, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो आइसोटोनिक फ्लूइड है ना, तो जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो हमारा कैसा है, क्रिस्टलाइड फ्लूइड है, क्या है, एक क्रिस्टलाइड फ्लूइड है। अब जो क्रिस्टलाइड फ्लूइड है, एक मिनट में चेंज कर लेता हूं, क्या है, क्रिस्टलाइड फ्लूइड है। अब क्रिस्टलाइड क्या करेगा, ये वेन से बहुत जल्दी कहां हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा इन ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो हमारा इसी कारण से जो मेजर पार्ट है वो फ्लूइड का, आइसोटोनिक फ्लूइड का, वो कहां चला जाएगा, ECF में। ब्लड के अंदर उसका कंटेंट कम रुकेगा, जो कंटेंट कम रुकेगा तो वो कितना रिप्लेस करेगा, 1 लीटर में 0.25 लीटर रिप्लेस करेगा, ठीक है। एक थंब रूल होता है इसी के लिए, आइसोटोनिक फ्लूइड के लिए, कि थंब रूल ही किस लिए होता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मान के चलो मेरे पेशेंट के अंदर कितना हुआ है, 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, कितना हुआ है, 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, और मुझे उसको रिप्लेस करवाना है, तो मुझे कितने लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा। तो थंब रूल क्या कहता है कि जो फ्लूइड दिया जाएगा वो हमेशा 3:1 के एस्पेक्ट में दिया जाएगा, यानी कि 3 लीटर, इसको ना यहां लिख देते हैं, यानी कि 3 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस। यानी कि अगर मुझे 1 लीटर ब्लड लॉस की भरपाई करनी है, तो मुझे कितना लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा, 3 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा, समझ में आया। अब इसमें एक चीज और देखना है कि जब हमने ये चीज डिस्कस की थी, हाइपोटोनिक और सारे सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे एक चीज याद रख लो कि भाई जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, अगर मैं इसकी ऑस्मोलैलिटी की बात करूं, तो इसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है, तो इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है 300 ऑस्मो पर लीटर, ठीक है। अब ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, ऑस्मोलैलिटी बेसिकली कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो सॉल्यूट की मात्रा है उसको हम ऑस्मो में डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इस 1 लीटर के अंदर, यानी कि 1000 ml के अंदर कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, 300 सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो कितनी होती है, 300 ऑस्मो पर लीटर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा रह गया था, इसको देख लिया। आगे अब चलते हैं हम, थंब रूल समझ में आ गया कि भाई कितने फ्लूइड के बाद, मतलब कितने अगर मेरा पेशेंट के अंदर 1 लीटर ब्लड लॉस हो रहा है, तो मैं कितना आइसोटोनिक फ्लूइड दूंगा कि जो वो उस 1 लीटर ब्लड लॉस की भरपाई कर दे। तो वो हमारा थंब रूल याद रखना 3:1, कि जब जब भी हम आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं वो बात करें किसकी, प्लाज्मा की, किसकी,
अगर वो बात करे प्लाज्मा की, भाई मैं जो मेरा प्लाज्मा है उसको रिप्लेस करना है, तो आपको क्या रखना है कि 3 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देने पे 1 लीटर ब्लड रिकवर होता है, ठीक है, 1 लीटर। ये किसकी बात कर रहा है? प्लाज्मा की। अगर वो बात करे ईसीएफ की, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर ईसीएफ आईसीएफ में, सॉरी, 1 लीटर आइसोटोनिक में कितना फ्लूइड रिकवर होगा? 1 लीटर ईसीएफ। यानी कि यहाँ पे हमारा कोई चेंजेस नहीं है, जितना आप आइसोटोनिक फ्लूइड दोगे उतना आपका ईसीएफ इंक्रीज होगा। लेकिन हमारा जो ध्यान रखने वाली बात वो कहाँ है? प्लाज्मा के केस में है कि भाई 3 लीटर अगर मैं आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहा हूं तो तब जाके मेरा 1 लीटर ब्लड का रिकवरी होगी। समझ में आया? ये आइसोटोनिक फ्लूइड था। अब हम बात करते हैं कि जो आइसोटोनिक फ्लूइड हैं उनके अंदर मतलब वो उसके अंदर कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है, तो पहला आता है एनएस, जिसे हम जानते हैं नॉर्मल सलाइन। दूसरा आपका आता है D5W, यानी कि डेक्सट्रोज का 5% किस में मिक्स है? ये वाटर में है, इसको हम बोलते हैं D5, ठीक है। थर्ड है RL, है ना, जिसे आप बोलते हो लैक्टेट रिंगर या फिर रिंगर लैक्टेट। ये तीनों फ्लूइड किसके अंदर आते हैं? आपके आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं। ये आपका क्या है? नॉर्मल सलाइन है, 500 ml में होती है। कितने की है? 500 ml की है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सलाइन होता है वो कैसा फ्लूइड है? एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होता है सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है। तो आप नॉर्मल सलाइन कब दोगे? जब पेशेंट को फ्लूइड रिसक्सिटेशन करवाना हो। क्या करवाना हो? फ्लूइड रिसक्सिटेशन, यानी कि किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस हो गया तो आप क्या करवा दो? आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। दूसरा कि जो ये फ्लूइड है, ये इसका जो बेटर जो है कि भाई हम क्यों इसको दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि किसका टाइप है? एक आइसोटोनिक फ्लूइड का टाइप है। और हम जानते हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड ज्यादा देर तक कहाँ नहीं रहता? ब्लड में नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है? ईसीएफ में चला जाता है। तो इस फ्लूइड को देने से मेरे पेशेंट के अंदर हाइपर वोलेमिया और उसके बाद होने वाला हाइपरटेंशन, इसके चांसेस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ज्यादा देर तक ब्लड के अंदर नहीं रुक रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट जो नॉर्मल सलाइन होता है उसे आप कब दोगे? फ्लूइड रिसक्सिटेशन में। ऐसे पेशेंट को दोगे जिसको आप ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा रहे हो। किसी पेशेंट क्या दे रहे हो? ब्लड प्रोडक्ट दे रहे हो, तो इसके साथ आप एनएस दे सकते हो, यानी इसको डाइल्यूट करके, इसको वॉश आउट करके अगर मुझे देना है, या किसी पेशेंट को क्या हुआ है, ब्लड की वजह से कोई रिएक्शन हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे, इसको ब्लड प्रोडक्ट को स्टॉप करके हम एनएस दे सकते हैं उसको, उसकी जो ब्लड है उसको क्लियर आउट करने के लिए, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्ट के साथ कौन सा फ्लूइड यूज किया जाए तो वो कौन सा होता है? एनएस। दूसरा, ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिसके अंदर क्या है? लार्ज सोडियम का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे एनएस के अंदर क्या होता है? सोडियम होता है। समझ में आया? अब ये जो फ्लूइड है ये किसको नहीं देना है? ये किसको नहीं देना है? तो इस फ्लूइड को डू नॉट यूज इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है उसमें नहीं देंगे, पल्मोनरी एडिमा में नहीं देंगे, और सेरिब्रल एडिमा में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो एनएस है वो क्या है अगर आप फ्लूइड एनएस दे तो कहां जाएगा? वो ईसीएफ में जाएगा। अब ईसीएफ में से कहीं ना कहीं वो क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू वापस से किस में आ सकता है? सर्कुलेशन में आ सकता है। अगर सर्कुलेशन में ब्लड आया तो क्या कर देगा? पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड करवा देगा। क्या करवा देगा? फ्लूइड ओवरलोड करवा देगा। अब फ्लूइड ओवरलोड किस पेशेंट में हो रहा है? किसमें? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हो रहा है। तो उसका कोई भी चांसेस नहीं है कि आप उसे रिकवर कर पाओ।
तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्या हो रहा हो, हार्ट फेलियर हो रहा हो, उसके अंदर आप क्या नहीं देंगे, हार्ट फेलियर सोडियम NS नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एक इसका एक कारण और है कि देखो जो हम NS दे रहे हैं एक इसके अंदर क्या है, सोडियम, और हमारा पेशेंट किसका है, हार्ट फेलियर का है, यानी कि वो हार्ट फेलियर हो रहा है। अब हार्ट फेलियर हो रहा है तो हमारा जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो उतना अच्छा, ठीक है। अब आप क्या दे रहे हो, NS दे रहे हो, NS के अंदर क्या है, सोडियम। तो मैंने एक बार लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी सोडियम की कि जहां सोडियम होगा वहां पे पानी होगा ही होगा। वाटर इज ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स सोडियम। तो आप सोडियम NS दे रहे हो मतलब आप उसकी बॉडी में क्या कर रहे हो, जो सोडियम का लेवल है उसको इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। जब सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। जब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड है वो इंक्रीज होगा। और जब पेशेंट हार्ट किस में है, फेलियर के अंदर, जब हार्ट फेलियर के अंदर तो ये जो वर्कलोड बढ़ रहा है ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपर वोलेमिया के अंदर। और हाइपर वोलेमिया किसको रिजल्ट करेगा, हाइपरटेंशन, यानी कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो वॉर्स होती चली जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट कि जो भाई आपका जो आइसोटोनिक फ्लूइड यानी कि जो NS है, इसको देने से पेशेंट को कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मेरा जो पेशेंट है वो माल न्यूट्रिशन का है, किसका है, माल न्यूट्रिशन, और आपसे पूछ ले कि मैं ऐसा कौन सा फ्लूइड दूं जिससे उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज हो, यानी कि जैसे वो पूछ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा फ्लूइड दूं जिससे उसे एनर्जी मिले, तो ऐसे फ्लूइड के लिए हम कभी भी NS को रिकमेंडेड नहीं करेंगे, क्योंकि NS कोई भी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करवाता है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ NS के बारे में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं D5 के बारे में। किसके बारे में, D5। ये D5 की बोतल है, आपको जो क्लिनिकल सेटिंग में जाओगे तो ऐसा मिलेगा, D5 डेक्सट्रोज इंजेक्शन, ठीक है। D5 का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ। D5 मतलब जो डेक्सट्रोज है उसकी अमाउंट कितनी है, 5%, लेकिन वो किसमें मिक्स है, वाटर के साथ मिक्स है। तो एक ऐसा फ्लूइड है, एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा है, आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज याद रखना कि जो आपका ये है ना D5 है, इसके इसकी क्या खूबी है कि जब आप इसे दोगे, जिसके अंदर क्या है, डेक्सट्रोज एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, तो जब आप इस फ्लूइड को दोगे तो क्या करेगा, इनिशियली शुरुआत में जब आप दोगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, आइसोटोनिक की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आपने इसको दे दिया, अब जैसे ही पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज किसके फॉर्म में है, वो डेक्सट्रोज के फॉर्म में है। तो क्या होगा, इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बहुत जल्दी इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हुआ, अब इसके अंदर से जो कंटेंट था जिसको आइसोटोनिक बना रहा था वो मेटाबॉलाइज हो गया, तो ये कैसा बन जाए, फ्लूइड बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। तो D5 एक ऐसा फ्लूइड है जो आइसोटोनिक की तरह भी काम करता है और हाइपोटोनिक की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब इस फ्लूइड को आप कभी भी फ्लूइड रिसक्सिटेशन में नहीं दोगे, कभी भी आप इस फ्लूइड किसमें नहीं दोगे, फ्लूइड रिसक्सिटेशन में नहीं दोगे, क्योंकि फ्लूइड रिसक्सिटेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जितना भी ब्लड लॉस हुआ है हम उसको एक्सटर्नली फ्लूइड प्रोवाइड करोगे, उस सारे लॉस को मेंटेन कर रहे हैं। अगर मान के चलो किसी पेशेंट के अंदर 6 लीटर का लॉस हो गया, यहाँ पे 6 लीटर तो टोटल होता है, अगर मैं बात करूं 4 लीटर फ्लूइड लॉस हो गया पेशेंट के अंदर, तो जब ये फ्लूइड लॉस होगा, अगर मैं इसको 4 लीटर D5 दे दूं तो इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया कि 5% 1 लीटर में होता है, मैंने 4 लीटर में कि मैंने क्या किया, हमारे पास 500 ml की एक बोतल, उसमें सपोज करो कि 5% है, तो मैंने ऐसे ऐसे कितने दिए, 4 लीटर दिया, यानी कि 1 लीटर में 10% हो गया, तो 40% मैंने उसको क्या दे दिया, डेक्सट्रोज दे दिया, ठीक है। हमारे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान के चलो D5 की एक बोतल है 500 ml की, ठीक है, उसके अंदर कितना है, 5% डेक्सट्रोज है, और मुझे कितना देना है, 4 लीटर देना है, तो 1 लीटर के अंदर कितना हो गया, 5%, 500 प्लस 500, 1000 ml, यानी 1 लीटर में कितना हो गया, 10% हो गया, और मुझे ऐसे कितने देने, 4 लीटर देने, तो इसके अंदर कितना, 40% आप डेक्सट्रोज दे रहे हो पेशेंट को। तो ये जब डेक्सट्रोज मेटाबॉलाइज होगा तो क्या करेगा, पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी पेशेंट के अंदर,
हाइपर ग्लाइसीमिया। समझ में आया? तो आप कभी भी फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन में D5 को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये मेटाबोलाइज होके क्या कॉज करवा सकता है? हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि जो ये होता है फ्लूइड होता है, 1 लीटर फ्लूइड से इसके 200 किलो कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि जैसे मैंने लास्ट उस पे स्लाइड पे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो मैं यूज कर सकता हूँ किसी पेशेंट के अंदर उसके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो मैं क्या दे सकता हूँ? D5 दे सकता हूँ। ये 1 लीटर में कितना किलो कैलोरी देता है? 200 किलो कैलोरीज देता है। समझ में आया? D5। नेक्स्ट बात करते हैं RL की। किसकी? RL। RL एक क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। ये बेसिकली सेम होता है किसकी तरह? NS की तरह। बस यहाँ पे फर्क क्या होता है कि जब हमने NS देखा तो NS में क्या था? सोडियम प्लस क्लोराइड था। ठीक है, लेकिन RL में क्या होता है कि सोडियम प्लस क्लोराइड तो होगा ही होगा, इसके साथ क्या होगा? इसमें पोटाशियम भी होगा और कैल्शियम भी होगा। पोटाशियम और कैल्शियम। ठीक है, सेम फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन में आप दे सकते हो। कोई GI लॉस हुआ है पेशेंट के अंदर, फ्लूइड का लॉस हुआ, तो उसमें भी आप क्या दे सकते हो? RL दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या थे? ये आइसोटोनिक फ्लूइड्स थे। समझ में आया? अब हम चलते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की तरफ। किधर? हाइपोटोनिक फ्लूइड। अब देखो हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपो का मतलब लो, डिक्रीज या फिर कम। ठीक है, टॉनिक जिसे हमने पढ़ा था, टॉनिसिटी यानी कि सॉल्यूट्स। किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूट्स की बात कर रहा है। तो यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर सॉल्यूट्स इज लेस देन सॉल्वेंट, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा है और जो सॉल्यूट्स हैं वो कम है, तो ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा? आपका हाइपोटोनिक फ्लूइड कहलाता है। अब हाइपोटोनिक फ्लूइड को कब यूज करते हैं हम? इसको हम यूज करते हैं टू रिप्लेस सेलुलर फ्लूइड। यानी कि मेरे पास कोई सेल है, इसके अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या करवाना? रिप्लेस करवाना। तो मैं कौन सा फ्लूइड, किस तरह का फ्लूइड यूज करूंगा? हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज करूंगा। ठीक है, यानी कि ये फ्लूइड क्या करेगा? आपका यहां से जाएगा और कहां चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिक। अब देखो हाइपोटोनिक जो सेल के अंदर जा रहा है तो इस सेल को क्या करवाएगा? ये स्वेल करवाएगा। क्या करवाएगा? स्वेलिंग। समझ में आ गया? अब कई बार होता है कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी क्या कर रहे हैं आप? पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यानी मैं सिंपल बात करूं तो पेशेंट की जो बॉडी है वो कंसंट्रेटेड होती जा रही है। कैसी होती जा रही है? कंसंट्रेटेड होती जा रही है। कंसंट्रेटेड मतलब कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयंस हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ब्लड के अंदर, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है किसी भी कारण से, और जो वाटर है बॉडी के अंदर उसकी मात्रा कम होती जा रही है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर का लॉस हो रहा हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहे हो, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस कंडीशन को मेंटेन करना है। देखो मेरा किसका लॉस हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है? मुझे ऐसा फ्लूइड चाहिए जो फ्लूइड क्या करे, जिस फ्लूइड को मैं दूं तो पेशेंट के अंदर क्या करवाए? एक मिनट, जो पेशेंट के अंदर क्या करवाए कि जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन कर दे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लेवल को छेड़े ना, इनके उनसे को छेड़छाड़ ना करे। तो मेरा ऐसा कौन सा फ्लूइड है? हाइपोटोनिक फ्लूइड है। कैसा है? हाइपोटोनिक। है मैं अगर हाइपोटोनिक देता हूं तो क्या करे? हाइपोटोनिक में क्या होता है? सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होते हैं। यानी मुझे ऐसा ही फ्लूइड चाहिए जो मेरे सॉल्यूट्स को तो कुछ ना कहे लेकिन मेरे वाटर को इंक्रीज कर दे, मेरे सॉल्यूशन को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज करते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड और कब यूज होता है? जब आपको वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है? बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को
बॉडी से वॉश आउट करना है, तो क्या दे दो, हाइपोटोनिक दे दो। क्यों, हाइपोटोनिक में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, वाटर की होती है। अगर वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भी आ जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बाहर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या था आपका, हाइपोटोनिक फ्लूइड थे। ठीक है, इसके अंदर हाइपोटोनिक के अंदर क्या आता है, कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, एक तो डीएनएस, ये क्या है आपका, डीएनएस। जो डीएनएस है ये किसकी तरह काम करता है आपका, हाइपोटोनिक की तरह काम करता है। किसकी तरह, हाइपोटोनिक। इसी की जगह एक और आता है जो एनएस आती है, वो एक एनएस आती है 0.9%, ये आपकी आइसोटोनिक है। 0.9% जो एनएस आती है वो आपकी आइसोटोनिक है। एक एनएस आती है 0.45%, जिसे हम जानते हैं हाफ एनएस के नाम से, हाफ एनएस, नॉर्मल सलाइन। तो जो हाफ एनएस है वो किसका टाइप है, वो हाइपोटोनिक का टाइप है। समझ में आया। अगर आप किसी भी पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट में क्या कर रहे हो, एक्सेसिव अमाउंट में क्या दे रहे हो, हाइपोटोनिक फ्लूइड दे रहे हो, तो ये क्या करवाएगा, जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है, जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है उसको लॉस करवा देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। क्यों, देखो मान के चलो मेरे पास 5 लीटर फ्लूइड था ब्लड के अंदर, ब्लड हमारे पास 5 लीटर है, हमें क्या चाहिए, ऐसा फ्लूइड चाहिए जो क्या करे, जिसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो लेकिन सॉल्यूशन ज्यादा हो। तो हमने क्या दिया उसको, 2 लीटर क्या दे दिया, हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया 2 लीटर। अब आप बार बार इसका क्या कर रहे हो, एक्सेस अमाउंट दे रहे हो किसकी, हाइपोटोनिक की, तो क्या करेगा, जब आप इसे ज्यादा अमाउंट में एडमिनिस्टर करोगे तो ये जितना भी फ्लूइड है इसको अपने साथ मिक्स करके कहाँ ले जाएगा, सेल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, ये ब्लड से कहां जा रहा है, इस ब्लड वेसल से कहां जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। और जो सेल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका सेलुलर एडिमा। ठीक है, और जब यहां से वाटर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो, इधर हो रहा है ब्लड के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर एडिमा हो रहा है। और जब ये सेलुलर एडिमा होगा तो क्या होगा, जो सेल है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम पे, क्योंकि भाई फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी। ठीक है, तो आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड को ज्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं देना है। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की। देखो हाइपरटोनिक वही सिंपल उसी नाम से, देखो हाइपर का मतलब इंक्रीज या फिर हाई, और मैं बोलूं ज्यादा। ठीक है, टॉनिक यानी कि उसकी टॉनिसिटी। तो ये ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, किससे, सॉल्यूशन से या फिर सॉल्वेंट से। समझ में आया। तो अब ऐसा फ्लूइड कौन सा है, अब देखो ये फ्लूइड क्या करवाएगा, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्यूशन कम है। यानी कि अगर आप इस फ्लूइड को देते हो तो जो बॉडी होगी पेशेंट की वो कैसी होगी, कंसंट्रेटेड होगी। और जब कंसंट्रेटेड होगी तो इसको नॉर्मल करने के लिए बॉडी क्या करेगी, जहां पर भी फ्लूइड ज्यादा मात्रा में है वहां से फ्लूइड को उठा के ब्लड में डालना शुरू कर देगी। ठीक है, मान के चलो आपने एक फ्लूइड, एक पेशेंट को क्या दिया, हाइपोटोनिक दिया, और वो सारा फ्लूइड कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। और ये क्या, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेलुलर एडिमा हो रहा है। क्या हो रहा है, सेलुलर एडिमा। ठीक है, अब आप इस पेशेंट को क्या देते हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने क्या दे दिया, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दिया। और जब आप इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हो तो क्या कर रहे हो आप, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है यानी कि जो इसका सॉल्यूट है उसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, जब सॉल्यूट इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए बॉडी में जहां कहीं भी वाटर है उसको वहां से उठा के ब्लड में डालना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे पानी कहाँ था, इसके अंदर सेल के अंदर, तो इस सेल से पानी को उठाएगी और ब्लड के अंदर डालना स्टार्ट कर देगी, ताकि जो सॉल्यूट है वो इक्वल हो जाए सॉल्वेंट के। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कॉज करवा रहा है, बॉडी को क्या करने में मजबूर कर रहा है,
वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल में से वाटर को उठा के ब्लड में डालने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जब सेल में से वाटर उठाया जाएगा तो ये सेल क्या कर जाएगी, ये सेल कर जाएगी श्रिंक। समझ में आ गया? अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरे किसी भी पेशेंट के अंदर कोई एडिमा हो रहा है और उसको मुझको रिजॉल्व करना है तो मैं उसको क्या दे दूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। हर एडिमा के केस में आप क्या नहीं दोगे पेशेंट को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं दोगे, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही एक एडिमा होती है जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। वो है आपकी सेरिब्रल एडिमा, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ और ट्रॉमा के कारण या फिर किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण पेशेंट का जो ब्रेन है उसके अंदर क्या हो रहा है, अडीमा हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यानी कि जो फ्लूइड है वो कहां जा रहा है, टिश्यूज में जा रहा है। ठीक है, अब इसको ट्रीट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं सर्जरी करके इसको बाहर निकाल दूं, फ्लूइड को बाहर निकाल दूं, सक्शन आउट कर लूं, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ब्रेन की सर्जरी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कुछ दूं जो इस फ्लूइड को इस टिश्यू से उठा के ब्लड के अंदर डाल दे। तो मैं उसे क्या दे दूंगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दूंगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे आपका D25 हो गया, D50 हो गया। ठीक है, तो हम क्या देंगे, एक पेशेंट को D25 दे देंगे। तो D25 दोगे तो क्या करेगा, D25 क्या है, एक हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, जहां पे एडिमा हो रहा है ब्रेन के अंदर, वहां से ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन, इधर देखते हैं नए पेज पे, D25 क्या करवाएगा, D25 हाइपर कंसेंट्रेटेड है, यानी कि हाइपरटोनिक फ्लूइड है। इसके अंदर जो सॉल्यूट हैं उनकी हायर कंसेंट्रेशन है, और जो सॉल्वेंट है उसकी लोअर कंसेंट्रेशन है। और हम किसको दे रहे हैं, हम इसको ये उस पेशेंट को दे रहे हैं जिसके अंदर क्या है, सेरिब्रल एडिमा है, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा कैसी है, हायर है, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन है। तो जब ऐसे पेशेंट को आप D25 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते तो वो क्या करवाता है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का हायर कंसेंट्रेशन से लेके लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर स्टार्ट करता है विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इस सेल में से जहां पे क्या हो रहा है, सेल की एडिमा हो रही थी, वहां पे उस सेल से फ्लूइड को उठा के ब्लड के अंदर डालेगा। तो जो सेल की स्वेलिंग हो रही थी वो सेल क्या स्टार्ट होना स्टार्ट कर देगी, श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि अपनी नॉर्मल की कंडीशन की तरफ आना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल एक है 0.3%, सॉरी 0 नहीं, 3% नॉर्मल सलाइन, 3% नॉर्मल सलाइन। देख रहे हो, हमने इससे पहले क्या देखी थी, 0.9% NS, जो किसका एग्जाम्पल थी, आइसोटोनिक का एग्जाम्पल थी, किसकी, आइसोटोनिक। और दूसरी देखी थी 0.45% NS, जो किसका एग्जाम्पल थी, हाइपोटोनिक की एग्जाम्पल थी, किसकी, हाइपोटोनिक। और हम देख रहे हैं 3% NS, क्या है, 3% NS, जो किसका एग्जाम्पल है, हाइपरटोनिक फ्लूइड की। समझ आया? इसके अंदर और एग्जाम्पल आते हैं आपके, 5% NS भी आती है, D25, D10 एंड D50, ये सब क्या है आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पेरेंटल थेरेपी देखी, जो किस नाम से जानी जाती है, आईवी थेरेपी के नाम से जानी जाती है। आईवी थेरेपी तब दी जाती है जब कोई और रूट आपके पास ना बचा हुआ हो। हमने इसके पर्पसेस देखे, इसके टाइप्स देखे, कौन कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, आपके हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इसके ऊपर आ सकते हैं। पहला, द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट प्रेजेंट इन आइसोटोनिक फ्लूइड, वो पूछ रहा है कि भाई मुझे आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर
तो जो इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट है वो कितना होता है, हमने भी पढ़ा था ना, टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट इन आइसोटोनिक फ्लूइड, वही पढ़ा था। तो बताओ कौन कितने टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट होते हैं उसके अंदर, आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर, बताओ। 10, 375 नहीं, 310, 325 नहीं, 350 नहीं, तो आंसर क्या है आपका 310। तो आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर टोटल इलेक्ट्रोलाइट काउंट कितना होता है, 310 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक, अब वो किसमें पूछ रहा है, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक कितने होते हैं, आइसोटोनिक में से 310, अब पूछ रहा है हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक कितने होते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ाई, कितना होता है 250 मोल इक्विवेलेंट, बहुत अच्छे, कितना होता है 250 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, 250, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द ऑस्मोलैलिटी, यानी प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या है। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑस्मोलैलिटी है प्लाज्मा की, ब्लड की पूछ रहा है, तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी होती है कितनी, 300, कितनी 300, और ये यहाँ पे एम एम मोल लिखा हुआ है, या तो आप 300 ऑस्मो लीटर पर लीटर कर लो, या फिर 300 मोल एम एम मोल पर लीटर कर लो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है, 300 मोल एम एम मोल पर लीटर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड नीडेड टू रिप्लेस 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस, क्या कह रहा है वो, ब्लड लॉस कह रहा है कि कितना फ्लूइड आइसोटोनिक में फ्लूइड दूं जिससे मेरा 1 लीटर ब्लड लॉस रिकवर हो जाए। तो हमने अभी एक रूल पढ़ा था, थंब रूल, जो कह रहा था 3:1 में आपको आइसोटोनिक फ्लूइड देना, यानी अगर मुझे 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस को रिकवर करना है तो कितना फ्लूइड देना है, 3 लीटर देना है, तो कितना, इसका आंसर क्या है, सी, 3 लीटर। 3 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इज नीडेड फॉर रिप्लेस 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस। अगर वो यहां पे पूछता कि 1 लीटर ऑफ ECF, क्या करना है उसको, आइसोटोनिक फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड देना है कि वो 1 लीटर ECF को रिकवर कर सके, तो उसका सीधा आंसर क्या आता, फर्स्ट 1 लीटर, 1 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड इज इक्वल टू 1 लीटर ECF, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फ्लूइड विच एक्ट एज आइसोटोनिक इनिशियली एंड हाइपोटोनिक लेटर ऑन, कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो इनिशियली तो कैसा रिएक्ट करता है, आइसोटोनिक की तरह, और लेटर ऑन कैसे रिएक्ट करता है, बाद में हाइपोटोनिक की तरह। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक ऐसा फ्लूइड था जो अंदर जाके मेटाबोलाइज हो रहा था उसके अंदर कुछ, और वो क्या किसी तरह रिएक्ट कर रहा था, हाइपोटोनिक तरह रिएक्ट कर रहा था, वो कौन सा फ्लूइड है आपका, D5, कौन सा है, D5। D5 क्या करता है, इनिशियली तो आइसोटोनिक की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, इसके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, तो किसकी तरह काम करेगा फिर, हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। नेम द फ्लूइड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस लार्ज सोडियम लॉस, कि हमारे किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, लार्ज सोडियम लॉस हुआ, और ये कहां पर होता है, मेनली होता है बर्न के केस में, बर्न के, कोई पेशेंट बर्न हुआ है तो उसमें बहुत ज्यादा सोडियम का लॉस होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम कौन सा फ्लूइड देंगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लार्ज सोडियम लॉस हो रहा है तो कौन सा फ्लूइड दे दो, NS दे दो, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच कैलोरी इज प्रोवाइड बाय 1 लीटर ऑफ D5, यानी कि 1 लीटर D5 वाटर से कितनी अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज पेशेंट को मिल सकती हैं, तो उसका कितना आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 200, कितनी मिलेंगी 200, ठीक है, बहुत अच्छे। बस इज अ कॉल ऑफ एक्शन, मतलब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे ऐसी कोई वीडियोस मिस ना हो। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि हमको ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जो आपके नर्सिंग फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं या फिर जो ऐसे फील्ड में जहाँ पे जिन लोगों को ये फ्लूइड्स ये सब चीजें काम आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू, हमारी तरफ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब हम इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी और एमएसएन का मिक्सअप। ठीक है, यानी कि अब आगे जितनी वीडियोस आएंगी उसमें पहला हम उस यूनिट को उठाएंगे जो एनाटॉमी में भी है और एमएसएन में। जैसे मान के चलो हम अगली यूनिट में बात करेंगे ब्लड के बारे में, तो हम जब ब्लड को शुरुआत करेंगे एनाटॉमी से लेके, उसकी एनाटॉमी डील करके फिर हम उसकी किस पे आ जाएंगे, एमएसएन में डिजीज कंडीशंस पे आ जाएंगे। तो आगे जितने भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो दोनों कंबाइन करेंगे एनाटॉमी एंड एमएसएन के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको हर अभी हम काम कर रहे हैं इस चीज पे, तो जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि जितने लाइव सेशंस आपको दे सके क्वेश्चन एंड आंसर्स के, उसको हम आपके सामने लेके आएंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लास डिस्कस भी की थी जिसमें हमारे थोड़ा नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत जल्द लाइव आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एमबी नर्सिंग टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हर वो चीज आपको दे जिससे जो चीज आपको ग्रो करने में हेल्प करे। तो आप बेफिक्र रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे प्यार दिखाते रहो। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर फील्ड में हर एस्पेक्ट में मदद कर सकें। ओके, थैंक यू।